अस्सलाम वालेकुम जी। खालिद कयूम, शफ़ी कवान और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ साराना प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और ये दुआ करते हैं हम कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने किस तरह देखा खबरों को, इश्यूज़ को किस तरह, किस रंग में, किस अखबार ने किस अंदाज में दिया, ये एक नज़र देखते हैं। पंजाब हुकूमत का लोकल बॉडीज इलेक्शन ईवीएम से कराने का फैसला और हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से ताउन का ऐलान आज के तमाम कौमी अखबारात की सुर्खियों में शाया है। रोजनामा जंग ने पंजाब हुकूमत के तारीखी फैसले को सुर्खी के तौर पर लिया। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम पर वजीर आला ने लोकल बॉडीज एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। इसी खबर के लिए रोजनामा एक्सप्रेस ने इन अल्फाज का चुनाव किया। पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कराने का फैसला वजीर आला ने मंजूरी दे दी। रोजनामा दुनिया ने भी इसी खबर को हाईलाइट किया। बल्दियाती इंतखाबात वोटिंग मशीन इस्तेमाल करेंगे पंजाब हुकूमत। रोजनामा पाकिस्तान ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पर सदर मुमलिकत के दस्तखत की तकरीब को अहमियत दी। सदर मुमलिकत ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पर दस्तखत कर दिए, कानून नाफिज हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन। रोजनामा नवाए वक्त की सुर्खी के अल्फाज हैं, वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन की सिमत दुरुस्त ताउन करेंगे हुकूमत। इंग्लिश अखबार द नेशन की लीड स्टोरी है, प्रेसिडेंट साइंस इनटू लॉ जर्नलिस्ट मीडिया प्रोफेशनल्स बिल 2021। द न्यूज की मेन स्टोरी है, पंजाब LB पोल्स थ्रू EVMs। डॉन अखबार की टॉप स्टोरी भी पंजाब हुकूमत के फैसले से मुताल्लिक है। पंजाब गवर्नमेंट विल अमेंड लॉ टू यूज EVMs इन LG पोल्स। डेली टाइम्स ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के बयान को फ्रंट पेज पर कवरेज दी। PPP PMLN शुड लर्न टू स्टैंड ऑन देयर फीट फर्स्ट। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन स्टोरी है, PM डायरेक्ट्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टेप्स। ये थी जी अहम खबरें और अब एक नज़र डालते हैं रनडाउन पे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराने का फैसला। अपोजिशन की खामोशी के पीछे क्या है, ये मुख्तलिफ अखबारात में भी है और डॉन में उसामा खिलजी साहब का कालम है, साइलेंसिंग अपोजिशन, वो भी इसी हवाले से है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पर दस्तखत कर दिए। सिंध में नया बल्दियाती कानून अदालत में चैलेंज। और आज के प्रोग्राम में रोजनामा पाकिस्तान का इदारिया हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां शामिल हैं और टॉप ट्रेंड है तालिबान, इसके ऊपर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। अमूमन ये होता है कि जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं प्लान करता हूँ कि जब प्रोग्राम ये मैं रन डाउन बोलूँगा फिर मैं ये वाली बात करूँगा, लेकिन और जो लाइव का एक प्रेशर होता है ना, वो ये होता है कि आप जब एकदम वो प्रोड्यूसर कहते हैं ना कि जी आप लाइव हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा हो जाता है कि आपने लाइव में एक तरतीब भी आज गलत कर दी है, शफीक अवान की बजाय मेरा नाम पहले अच्छी बात है। ये तो हमने तय किया हुआ है कि आपने शफीक से जो है ना हर बात शुरू। वो देखे मैं आपको बताऊं, हम चारों ना ताश की गड्डी हैं। एक हम फेंट के कभी कोई ऊपर आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, लेकिन हम सब इक्वल हैं। और मेरा ख्याल है वो उसकी रीज़न क्या है कि मैं शफीक की तरफ जो देखता हूँ वो ये है कि मैं शुरू से लेफ्टिस्ट रहा हूँ, तो मेरी शक्ल चेहरा इसी तरफ जाता है। राइटिस्ट वजन ही है माशाल्लाह। राइटिस्ट दो खेल में आप लेफ्टिस्ट थे या सोच में भी लेफ्टिस्ट रहे? देखिए ये एक मतलब एक सीक्रेट है, जैसे अभी मैं इसे ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन एक सीक्रेट तो आज ओपन हो गया कि पंजाब हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया कि जी बल्दियाती इंतखाबात हम तो EVM पे कराएंगे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक स्टेप आगे चले गए तमाम सूबों से। और कल जो है इसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने बाकायदा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भी पंजाब हुकूमत को नया जो तरमीमी बल्दियाती मसवदा जमा कराने के लिए जारी हफ्ते के इख्तिताम तक की मोहलत दे दी। बस अब इसमें जो बातें हैं रस्ते की वो दूर होंगी। शफीक साहब, एक अच्छा स्टेप पंजाब हुकूमत का। देखो देखे ना, ये पार्लियामेंट ने कानून पास किया था और ये तो पूरे मुल्क पे नाफिज हो गया, लेकिन वो जो अपना ना हुज्जतें निकाल रहे थे जस्ट फॉर पॉलिटिकल गेन्स कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है, इसमें ये कीड़े निकाल रहे थे, उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने स्टैम्प कर दिया है कि अब जो है ये बल्दियाती इलेक्शन जो ये EVM पे होगा। इसमें EVM पे टेस्ट भी हो जाएगा, क्या खराबियाँ हैं, क्या कमियाँ, क्या बेशियाँ हैं, क्या चीज़ें ठीक होनी है। और इलेक्शन कमीशन को मेरा ख्याल है इस पर अब मज़ीद जुज़बुज़ नहीं होना चाहिए, इसको अडॉप्ट करना चाहिए
और मैं क्रेडिट दूंगा पंजाब हुकूमत को और उस्मान बुज़दार साहब को कि जिन्होंने एक स्टेप लिया, लेकिन केपी हुकूमत लेट हो गई। लेट हो गई थोड़ा सा। वहाँ देखें, वहाँ भी पीटीआई की हुकूमत है, उन्होंने चाहिए था कि वो भी उसमें अपना इनिशिएटिव लेते तो फिर एक बाइंडिंग आ जाती। वहाँ भी होते, यहाँ भी होते, तो उसका फिर बाकायदा सामने आया था कि रिजल्ट क्या आता है। बिल्कुल ठीक। और ये अब देखें, अब इलेक्शन कमीशन के पास फरार का कोई रास्ता नहीं है। मैं ये खबर पढ़ रहा था कि इलेक्शन कमीशन फिर ये कह रहा था कि नहीं भाई हमारा प्रोरेगेटिव है। भाई आपका प्रोरेगेटिव नहीं है। अब आइन पार्लियामेंट ने पास कर दिया, जॉइंट सेशन ने पास कर दिया, अब पंजाब गवर्नमेंट ने भी कह दिया, फिर इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हम इसका फैसला हम करेंगे। देखिए, जो फैसला करेगी पार्लियामेंट, जो 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदा है, और पंजाब हुकूमत ने भी ये एक्ट में शामिल कर दिए। यह बहुत खूबसूरत बात, जिससे भी ये किया उसको सलूट है। और अब ये जो है इलेक्शन कम से कम शफाफियत पे सवाल नहीं उठेगा अगर ये इस पे ईवीएम पे हो गए। बिल्कुल ठीक है। एक रिपोर्ट सर देखते हैं, रिपोर्ट देखने के बाद आपकी तरफ आता हूँ मैं। पंजाब हुकूमत ईवीएम के मामले पर बाकी सूबों पर बाजी ले गई। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर करवाने का फैसला कर लिया। हुकूमत पंजाब के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर इंतखाब को लोकल बॉडीज एक्ट में शामिल किया जाएगा। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने लोकल बॉडीज एक्ट में ईवीएम मशीन पर इंतखाब की शिक को शामिल करने की मंजूरी दे दी। इस मौके पर वजीर आला पंजाब का कहना था कि वफाकी हुकूमत कानून बना चुकी है। पंजाब हुकूमत भी ईवीएम को लोकल बॉडीज एक्ट का हिस्सा बनाएगी। नए बल्दियाती एक्ट के हवाले से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी हुआ, जिसमें इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के साथ मुशावरत पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर बल्दियात मियां महमूदुर रशीद ने मुशावरत के अमल में पेशरफ्त से वजीर आला को आगाह किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मुस्लिम लीग काफ के साथ मुशावरत में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के साथ मुशावरत के अमल को जारी रखने की हिदायत की। इस मौके पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि बल्दियाती एक्ट अरकरेजी और मुशावरत से तैयार किया गया है। नया बल्दियाती निज़ाम अवाम को निचली सतह पर हकीकी मायनों में बाइख्तियार बनाएगा। सूबाई वज़रा मियां महमूदुर रशीद, राजा बिशारत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। ये थी जी रिपोर्ट, और हमारे साथ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर साहब मौजूद हैं। तो हमने कहा कि ज़रा पता करें कि पंजाब हुकूमत के इस फैसले पे एक ज़रा उनसे डायरेक्ट बात की जाए। खावर साहब अस्सलाम वालेकुम। और आप तो बाजी ले गए, अभी शफीक अवान कह रहे हैं कि जी केपी कैसे बाजी ले गए, तो वो ये थी कि केपी के ऐलान करेगा, लेकिन आपने पहले ऐलान कर दिया। इशार साहब देखिए, बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत पहले ही कानून साजी कर चुकी है, और उसमें ये लिखा गया है कि तमाम इलेक्शन जो हैं वो ईवीएम के जरिए होंगे। और हमने जो पंजाब का कानून है वो जाहिर है कि उससे अलाइन करना है। और आपने देखा कि इस्लामाबाद में भी जो लोकल बॉडीज का कानून आया बल्दियाती निज़ाम का, उसके अंदर भी है। तो हम ये सोच रहे हैं कि इसको लेके आए ताकि फिर कोई कानूनी उसमें कोई गैप ना रह जाए, और ये बिल्कुल उसके साथ ही चले। जी बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ रहेगा। मैं सलमान को भी गुफ्तगू में शामिल कर रहा हूँ। जैसे कि खावर साहब ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके कानूनी जो नकात हैं वो उन पर भरपूर तवज्जो की जाए, ताकि ये कहीं इसमें कोई इबाम ना रहे। देखिए सर, मैं उन लोगों में से हूँ जिस वक्त ये सारा ईवीएम की डिबेट चल रही थी, तो मैंने कहा था कि N133 समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जुज़वी इंतखाबात, यानी उनमें से कुछ हिस्सा जो है ना वो ज़रूर ईवीएम पे करवाया जाए, ताकि एक तजर्बा हमारे सामने आ जाए। जो लोग शिकायत कर रहे हैं, कंसर्न उठा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो देख लिया जाए किस हद तक वैलिड है। अब पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप उठा दिया है, और पंजाब हुकूमत के पीछे से स्टेप उठाने के पीछे जो लॉजिक है वो इस्लामाबाद का इलेक्शन है। जैसे अभी खाबर साहब ने कहा ना कि इस्लामाबाद के इंतखाबात जो लोकल गवर्नमेंट के हैं वो भी ईवीएम पे होने जा रहे हैं, तो इसलिए एक लॉजिक बन गई कि अगर इस्लामाबाद कर सकता है तो पंजाब कर ले, और अगर पंजाब कर लेगा तो फिर ईवीएम जो है वो बात आगे चलेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास भी एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी है कि वो ईवीएम पे इलेक्शन करवाए। और अगर उनको लगता है कि इलेक्शन यहाँ पे मुमकिन नहीं हो पाया, तो उनके पास भी एक जवाब होगा ना कि अगला इलेक्शन ईवीएम पे नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कराने से पहले एक पोजीशन लेके बैठ जाएं तो फिर जरा एक ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट का किया हुआ फैसला, हुकूमत की तरफ से उसमें पेशरफ्त, हुकूमत की तरफ से ताउन, और इलेक्शन कमीशन अगर अपने आप को आइसोलेट करता है तो एक प्रॉब्लम तो आएगा इसके अंदर। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, मैं फिर बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त
इलेक्शन की शफाफियत एक सबसे बड़ा क्रिटिकल सवाल है। ये जो कुछ NA 133 के अंदर वोटों की खरीदो फरोख्त जारी है, मेरा अपना हल्का है, मुझे मालूम है कि किस तरीके से वोट जो है वो खरीदे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इलेक्शन को डिजिटलाइज करें और इलेक्शन की शफाफियत को इंश्योर करें, इसमें बड़े स्टेप उठाएं, इसमें टाल मटोल ना करें। और ये रवायती सियासत से खुदारा हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इस रवायती सियासत की वजह से इंतखाबात में धांधली का जो खेल है वो हमेशा से अरूज पर रहा है। ठीक है खबर साहब, क्या इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास ये टाइम है, आप लोगों के पास भी टाइम है कि आप जनरल इलेक्शन से पहले पहले अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं? जी देखिए, एक तो बात यह है कि इम्प्लीमेंट तो जाहिर है कि इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में करना है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर तैयारी वक्त पे शुरू कर दी जाए तो वक्त काफ़ी है, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल टेक्नोलॉजी और दुनिया भर में अवेलेबल है। और इलेक्शन कमीशन अगर इसका टेंडर वगैरह डाले इंटरनेशनल, तो मेरा ख्याल है काफ़ी सप्लाईज आ जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि जब मार्केट में जाएंगे तो उस वक्त इस बात का हतमी अंदाजा होगा, लेकिन ये मुमकिन है और अगर दिल लगा के काम करें तो मेरा ख्याल हो सकता है। कल साहब वो कह रहे हैं कि मुमकिन है, अगर अब काम जो सलमान ने बात की कि अगर इलेक्शन कमीशन अब से शुरू करे तो ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। वो कह रहे हैं इट्स क्वाइट सिंपल, मशीनों को लाना है और टेंडर करना है, उसके बाद ये सारा। देखिए, पंजाब हुकूमत के इस फैसले के बाद शफीक साहब सबसे बड़ा सवाल ही यही पैदा होता है कि जो 2023 के इंतखाबात हैं, उन इंतखाबात में EVM के ज़रिए करवाने के हवाले से तैयारियों पर सवालात उठ रहे हैं। तो क्या इतनी कम अरसे के दौरान पंजाब के अंदर जो है वो अगले 3-4 माह में बल्दियाती इंतखाबात EVM के ज़रिए मुमकिन हो सकेंगे? और अब जबकि पंजाब के अंदर जो कानून साजी है बल्दियात के हवाले से वो भी मुकम्मल अभी तक नहीं हो सकी। कबीना ने उसको मंजूर किया है, लेकिन अभी पंजाब असम्बली के अंदर जो है उस पर जो है कोई पेशरफ्त नहीं हुई, क्योंकि इत्तेहादी जमातों की तरफ से, ख़ास तौर पर काफ लीग की तरफ से भी कुछ इतराज़ात जो हैं वो आए हैं। ख़तरा सिर्फ एक ही है कि सारे अमल के अंदर कहीं बल्दियाती इंतखाबात सूबे के अंदर इल्तवा का शिकार ना हो जाएं। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान और हमारे वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन के साथ चंद एक वफाकी वज़रा हैं जो इसके बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में करवाने के सबसे बड़े हामी हैं। और वज़ीर आज़म की हदायत पर जो है, वाज़ेह हदायत पर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का अमल जो है वो शुरू किया गया है। पंजाब हुकूमत के अंदर भी कुछ हमारे जो वज़रा और अरकान असम्बली ऐसे हैं जो बल्दियाती इंतखाबात के हक में नहीं थे। राणा साहब, जैसे खालिद साहब ने कहा कि भाई टाइम काफ़ी है और इसमें अगर इसका EVM का वो टेस्ट कर लें तो सामने सारे प्रॉस एंड कॉन्स सामने आ जाएंगे। अब देखें, पंजाब जो है पाकिस्तान का 65% है पॉपुलेशन एरिया के हिसाब, एरिया नहीं पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर इलेक्शन कमीशन नेक नीति से ये काम करता है तो आप क्या समझते हैं कि उसमें इसका सारे प्रॉस एंड कॉन्स आ जाएंगे सामने? अच्छा देखिए, हम ना इलेक्शन कमीशन पे वो करते हैं, लेकिन कल से जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि उनका रवैया पॉजिटिव है। कल डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जो है उनकी मुलाकात हुई और इस्लामाबाद के सेक्टर H के अंदर जो बिल्डिंग है उसको स्टोर रूम के तौर पे खाली करवाया जा रहा है, जहाँ पे EVM मशीनों के लिए। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव उनकी तरफ से आ गई। फिर उसके बाद जो पंजाब की हुकूमत है, अभी खबर साहब से मैंने बल्कि ये पूछना भी है कि इसकी जो फंडिंग है उसको किस तरह वो करेंगे। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस बात का इदराक है कि ये उन्हें करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए ये ज़रूर है कि उन्होंने कोई पहले से एक्सरसाइज नहीं की, पहले से तैयारी नहीं की जो उन्हें करनी चाहिए थी। लेकिन आई होप सो कि आने वाले वक्त के दौरान ये चीज़ें भी सेटल डाउन हो जाएंगी। खबर साहब से मैं पूछता हूँ, खबर साहब ये बताएं जो ये बजटिंग है और ये सारा कुछ ये कैसे होगा? कि देखिए, जो हमारी बजट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो वैसे भी है ना, ये एक आम तासुर कराया गया है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बहुत महंगी चीज़ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और ये काफ़ी सस्ती टेक्नोलॉजी है। और जो भी जाहिर है बजट होगा कानून के मुताबिक वो तो हम देंगे, उसमें कोई मज़ायका नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इत्तेहादियों के हवाले से मुख्तलिफ अखबारात में खबरें छप रही हैं कि वो शायद खुश नहीं है, तो आप तो तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, आप बेहतर बता सकते हैं क्या पोजीशन है? देखिए, इत्तेहादी हमारे साथ हैं क्योंकि उन्होंने ही जो EVM का बड़ा कानून है, वफाकी कानून, उसको पास करने में हमारी मदद की है, हमारे साथ खड़े थे। तो जाहिर है कि इत्तेहादी जो है वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि EVM को आना चाहिए और इंतखाबी इस्लाहत आनी चाहिए,
और ये बात तो वफाकी कानून पास होने से वाज़ेह हो चुकी है। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब। कल जब फवाद चौधरी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ सहाफ़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो हम आपको क्या कौन सा ब्रिगेड कहते हैं, वो मीडिया ब्रिगेड, तो उनमें से एक सहाफ़ी का ज़रा सवाल सुनाना है कि अंदाज़ा करें कि उनका लेवल क्या है। और वो कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई सहाफ़ी है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो घर से किसी ने सवाल लिख के उसे उन्हें दिया और उन्होंने जाके वो सुना दिया। वो ज़रा शॉर्ट सुनिएगा और फिर फवाद साहब का जवाब सुनिएगा। आज वफाकी काबीना ने यह कहा कि अगले तमाम इलेक्शन ईवीएम के जरिए होंगे, तो इससे क्या ये जाहिर नहीं हो रहा कि एक आईनी इदारे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानब से कि हम तब तक आपको फंड्स नहीं देंगे जब तक आप जो कानून मंजूर हुए, आज उस पर सारा कंसेंसस नहीं है। इससे पहले जो भी इंतखाबी कवानीन मंजूर हुए वो कंसेंसस के साथ हुए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसका मोटो ये था कि हम इदारों को मजबूत करेंगे, वो इदारों को फंड्स के नाम पे आईनी इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है? राजा साहब, पार्लियामेंट को ब्लैकमेल नहीं आप कह सकते, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है। आप तमाम इदारों का एहतराम करें। मतलब जो इदारे का एहतराम और वोट का एहतराम सिर्फ वो है जो हमारी पसंद का है, बाकी जो है वो किसी का कोई एहतराम नहीं है। मेरा ख्याल है जो एक ख़ास किस्म की मेंटालिटी जो कुछ सहाफ़ियों की है ना, वो ये समझते हैं कि बस जो चीज़ हमारे हक में है वो ठीक है, जो फैसला आ जाए वो अदालत ठीक है, जो वोट हमें मिल जाए उसकी इज्जत है, जो वो इदारा हुकूमत को चैलेंज करे वो आईनी तौर पे उसकी वो है, बाकी सब जो है ना वो फारिग है। और फवाद साहब ने सही जवाब दिया कि पार्लियामेंट का मुश्तरक जो पूरे कौम की का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पूरी कौम मुंतखब करके लोगों को भेजती है, और मुश्तरका पार्लियामेंट जो है एक फैसला करिए, आप उसको कह रहे हैं कि जी ये ब्लैकमेलिंग है। साहब, सहाफ़ियों की तरबियत की ज़रूरत है और उन्हें ये पता होना चाहिए या जानबूझ के इग्नोर करते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। एक कानून पार्लियामेंट ने पास किया और फवाद साहब ने सही उन्हें रिबटल दिया कि भाई पार्लियामेंट ब्लैकमेल नहीं करती है, पार्लियामेंट कानून बनाती है। बिल्कुल। और इसमें लकूना जो है ना, हमारे जो मीडिया ब्रिगेड हैं जो पीछे से हिदायत लेते हैं कि ये सवाल करना है, वो सवाल करना है, इसके पीछे वो हैं। और देखें, एक तो होता है ना टारगेटेड सवाल, ये पिंड एक जाएँ आप सोशल मीडिया पे ट्विटर पर, तो पिंड आता है, पिंड आपका ना ट्वीट जो आपकी अपना उस पर शनाख्त बन जाता है, लग जाता है। ये पिंड साफ़ी हैं कि इन्होंने बस जो पीछे से डायरेक्शन आ गई उसी तरह उन्होंने सवाल करने हैं और ये भूल जाना है कि वो साफ़ी का रोल क्या होता है। बिल्कुल। अब देखिए, आपके इदारे, आपके यूनियंस, आपके इदारे, बल्कि ये तो आपका अंदर का कॉन्शियस है ना, आपका ज़मीर है कि आप किस तरह सवाल करते हैं। ये सवाल करने वाले को भी एहसास होना चाहिए था कि भाई जिस तरह रिबटल दिया, अब फवाद चौधरी का रिबटल सिर्फ ओन शिराजी के लिए नहीं था, ये पूरे मीडिया के जो बैठे हुए थे कि भाई आप कुछ ख्याल करें, कुछ अपना कोई नाम, कुछ तरीका को होता है, कोई उसूल होते हैं, उस पर सवाल करें। जस्ट फॉर अपना HMV जो होते हैं ना, मास्टर वॉइस के लिए सवाल ना करें। खान साहब, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं एक अरसे से, मेरे सामने आपकी सही तरह मुझे भी नहीं आई थी जब आपने सहाफ़त को ज्वाइन किया, और शफीक अवान तो क्या कहते हैं, डैडी कहते हैं बहुत सारे लोग, ये जो इनसे भी बड़े हैं वो भी शफीक को डैडी कहते थे। तो ये इतने पुराने हैं। सलमान के वालिद साहब एक जय्यद सहाफ़ी थे। क्या सहाफ़ी जो है वो सवाल की शक्ल में अपनी राय और अपना कालम सुना सकता है? नहीं, देखिए, सहाफ़ी का ये काम नहीं है। सबसे पहले तो सहाफ़ी जिस इश्यूज़ पर, जिन इश्यूज़ पर सवाल करना चाह रहा है, उन इश्यूज़ पर उसकी एक दस्तरस होनी चाहिए और उसको गहराई से उसका जो है इल्म होना चाहिए। तो अगर आप गहराई के साथ चीज़ों को जानते होंगे तो बड़ा सवाल कर सकेंगे और फिर उसी तरह जो है फिर आपको जवाब भी मिलेगा। और जो वो सवाल कर रहे हैं वो ये नहीं देख रहे कि पार्लियामेंट ने जब कानून साजी कर दी है तो उस कानून साजी के तहत जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं, किसी अदारे के बारे में भी कानून साजी होगी तो वो अदारे जो हैं वो पाबंद हैं उस पर अमल दरामद करने के हवाले से। तो हमारे जो दोस्त हैं, कुछ दोस्त सहाफ़ी हज़रात ऐसे भी हैं, लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद, हर जगह, कि वो सिर्फ नुमाया होने के लिए किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस तरह का कोई सवाल जो है अब वो कर देते हैं और वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करते हैं। तो ये इसी तरह का ही जो है ये मामला जो है, ये सवाल जो है वो हमारे जो मसूफ़ हैं साफ़ी उन्होंने उठाया। अच्छा, सलमान भाई, जैसे वो कह रहे हैं कि ये मखसूस किस्म के जो लोग होते हैं वो करते हैं, ये जो सवाल करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसका क्या तरीक़ेकार होता है? कोई भी बंदा उठ के कह देता है जी मैं सवाल करना, कोई इसका तरतीब होती है कि क्या तरीक़ेकार है? देखिए, असूली तौर पे तो हमारे यहाँ जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं ना,
वो भी सारी की सारी एक किस्म की प्लांटेड होती जा रही है। और होता ये है कि सवाल करने वाले को भी पता होता है कि किसने सवाल करना है, किसने सवाल का जवाब देना है, और ऊपर वाले जो ऊपर बैठे होते हैं उनको भी पता है किस सवाल का जवाब देना है और किसको हमने पास ऑन करना है। अब प्रॉब्लम यह है, आपने कहा कि वो अपनी राय को या अपने कॉलम को, यहाँ अपनी राय और कॉलम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एजेंडा इंपॉर्टेंट है। अब ये एजेंडा आता कहाँ से? क्या ये आपकी ज़हनी इख्तरा है, या आपको पीछे से फीड किया जाता है, या आप किसी को खुश करने के लिए एजेंडा लेके आते हैं? यानी अंदाज़ा लगाइए कि बाज़ औक़ात तो हम सवाल कम करते हैं, तकरीर ज़्यादा करते हैं और तमीद लंबी बांधते हैं। सवाल तो देखिए बड़ा मुख्तसर सा होता है। दूसरी बात यह कि जर्नलिस्ट का काम नहीं है कि वो प्रोवोक करता है। जब वो प्रोवोकिंग करता है तो उसमें उसका जब एजेंडा डोमिनेट कर जाता है तो उसका नजर आ रहा होता है कि आप एक साइड की बात कर रहे हैं। इस सवाल के अंदर भी आप देखिए कि आपने पार्लियामेंट को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, सियासत की जो वैल्यूज है उसको पीछे छोड़कर आपने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन को ये कमाल बनाने की या उनको दबाव डालने की बात की जा रही है। इसका मतलब ये नैरेटिव किसका है? ये उन्हीं का एक खास नैरेटिव है जिसको आप यहाँ बयान करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि फवाद साहब ने लंबा जवाब देने की बजाय बड़ा शॉर्ट सा जवाब देके कहा कि पार्लियामेंट को अगर आप ये ब्लेम दे रहे हैं तो ये दुरुस्त नहीं है, एक बात। दूसरी बात आप ये समझने की कोशिश करें, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत से जर्नलिस्ट जो है ना, वो हम कहते थे एक जमाने में बीट रिपोर्टर, यानी जिसकी बीट होना वो जाता था, उसका मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग होती थी। अच्छा, ये प्रिंट मीडिया में बहुत ख्याल किया जाता था। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने से ये हुआ कि एक ही रिपोर्टर है, वो हर प्रोग्राम के अंदर चला जाता है। अच्छा, वो कैमरा पकड़ता है, माइक पकड़ता है, वो वहां पहुंच जाता है। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग अंदाजा लगाए कि ये जर्नलिस्ट फॉरेन पॉलिसीज की भी डिस्कशन करते हैं, सीपैक को भी डिस्कस करते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज को भी डील करते हैं, लेकिन कॉमर्स रिपोर्टिंग को भी डील करते हैं। और इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये बहुत सी चीजों के बारे में ला इल्म होते हैं और सिर्फ सवाल दर सवाल पैदा करके अपने आप को नुमाया करने की कोशिश। बिल्कुल ठीक है। मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करूं। मेरे पास यूनिवर्सिटी से एक बच्ची रिपोर्टिंग के लिए आई, तो मैंने उसे कहा कि आप अमीरुल अजीम साहब का, जमात इस्लामी के अमीरुल अजीम साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं। कहती जी सर ठीक है, और उनका नाम क्या है? मैंने कहा अमीरुल अजीम साहब से। कहती ये तो उनका ओहदा है, नाम क्या है उनका? तो आप अंदाजा करें कि रिपोर्टर्स की बेसिक तरबियत जो है वो नहीं है। शफीक साहब, आप वक्त निकाल के कोई थोड़ा सा टाइम निकालें बच्चों की तरबियत के लिए। कोई अगर ये तो आपका काम है ना। अब पता कर लें कि वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। अच्छा, एक बात सुनिए, इससे मुझे एक और वाकया याद आ गया। मियां नवाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मॉडल टाउन पूरा खचाखच भरा हुआ था। मैंने एक सवाल किया, मुझे इग्नोर किया, दूसरा किया, इग्नोर किया, तीसरा किया, इग्नोर किया। अल्लाह जनरल स्पीकर जाफर साहब हयात थे, वो बहुत लंबे। मियाँ साहब कहना है जाफर तेरा की सवाल? उन्होंने कहा मियाँ साहब सवाल इन्होंने करने के मैं करना है, मेरा तो जवाब है। मेरे लिए जवाब। अच्छा, जाफरी साहब तो फोटोग्राफर थे ना, ही वाज वेरी टॉल और वो माशाल्लाह और जबरदस्त आदमी। फोटो के अंदर भी खबर होती थी। हाँ, यस, क्या बात है, इसमें कोई शक नहीं। एक तस्वीर जो है ना, वो कई हजार अल्फाज की खबर से ज्यादा अहम होती है, जो हमने जर्नलिज्म में सीखा। अच्छा सर, जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, कितना खामोश हूं मैं अंदर से। तो ये जो बोलने वाले थे अपोजिशन के, वो खामोश क्यों हो गए? क्या चक्कर क्या है? क्या एकदम सन्नाटा सा हो गया? कोई, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों से ना मरियम साहिबा का बयान आ रहा है, ना अब्बासी साहब का आ रहा है, ना वो किसी का। क्या चक्कर है सलमान, ये क्यों ऐसे खामोशी है? असल में हुआ ये है कि एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ ISI चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर। उन्होंने समझा कि एक बहुत बड़ा महाजराई बन गई है और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को निकालने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है इस वाक़े के बाद। और माशाल्लाह ऐसे नैरेटिव बयान किया गया जैसे अभी गई और अभी गई हुकूमत। अच्छा, वो जब सारा का सारा मामला पॉलिटिकली उसके बराबरी के साथ अब मिल के तय हो गया, तो अब उनको लग रहा है कि इसमें से निकला गया है, हम तो कहीं ट्रैप ना हो गए हों। अब सवाल ये है कि वो पहले PDM आपस में तकसीम हुई, मौलाना फजलुर रहमान एक जगह पे चले गए, शहबाज शरीफ साहब एक जगह पे हैं, बिलावल साहब एक जगह पे हैं, ANP खामोश है, महमूद खान अचकज़ई खामोश है। तो ये अपोजिशन की जो सियासी तन्हाई है, उनको लगा हम तो इमरान खान को निकालने आए थे और हमें 2023 की बस में सवार किया जा रहा है कि अगले इंतखाबात की तैयारी करें। तो एक उनकी मायूसी की कैफियत तो हमें समझ आती है कि वो किस जगह पर खड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि इसी के साथ अगर आप जोड़ लें, वो जो हमारे एक दोस्त हैं खिलजी साहब, जिन्होंने डॉन का, उसामा खिलजी साहब, उन्होंने डॉन में आज एक कॉलम लिखा है और ये साबित करने की कोशिश की है कि ये जो सारी अपोजिशन की सियासी तनाही है शफीक साहब, ये रियासत की पैदा करता है, हुकूमत की पैदा करता है और अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की गई है। ये जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट राइटर है ना, जरा इनको इस बात का भी तो एनालिसिस करना चाहिए कि ये जो अपोजिशन है, ये खुद जो सियासी तौर पर तनाह हुई है,
उसका अपना दाखिली मातम तो कर लें कि वो क्या है। उनसे पूछें कि ये जो पीडीएम है ये तकसीम क्यों हुई बिल्कुल ठीक है। उनसे पूछें कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया, शहबाज शरीफ का बयानिया क्या है। उनसे पूछें मौलाना फजलुर रहमान क्या चाहते हैं, शहबाज बिलावल क्या चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि किसी ने इनको तनहा नहीं किया, ये अपनी सियासत की वजह से सियासी तौर पे आइसोलेट। उसामा खिलजी साहब कहते हैं जनाब के जो अपोजिशन है उसको दीवार से लगाया जा रहा है, और वो कहते हैं जी किसकी पैदा करदा तकसीम है अपोजिशन के अंदर, ठीक है, बजाय इसके कि वो अपने तजिए में कुछ सवालात छोड़ते। बेहतर ये था कि वो हालात का बिल्कुल गैर जानिबदारी से तजिया करते, उन्हें समझ आ जाती कि पीपल्स पार्टी क्यों अलहदा हुई, उसके मुफादात क्या थे, एएनपी क्यों अलहदा हुई, उसके मुफादात क्या थे, मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान का हाथ क्यों नहीं पकड़ी, उसके पीछे क्या है, और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मुसलसल अपनी जो एक वो रट लगाई हुई है उसके पीछे क्या है, तो उन्हें क्लियर हो जाता है। देखिए मसला यही है ना कि हमारा जो जर्नलिस्ट जब जज बन जाता है ना, खुद ही वो अपना एनालिसिस करता है, खुद ही उसका फैसला कर देता है, खराबी वहाँ पैदा होती है। देखिए हमारा काम है किसी चीज़ का एनालिसिस करना, कॉलम लिखना, ये खबर पे तो आप डंडी नहीं मार सकते, लेकिन हमारे उसके दोस्त खबर में डंडी मारते हैं। खबर में डंडी मार ये जो खिलजी साहब ने जो कॉलम लिखा है कि भाई इन्होंने कभी ये सोचा कि ये अपना अपोजिशन क्या कर रही है, कल कुछ आज कुछ, कल पीडीएम थी, आज पीडीएम टूट गई, और ये कहते हैं दीवार से लग गई है। असल में अपोजिशन ने अपने आप को बंद कमरे में कैद कर लिया है, और बंद कमरे में चारों तो दीवारें होती हैं, दरवाज़ा उनको नजर नहीं आता। बिल्कुल सही है। ये अपना ये अपोजिशन इसलिए खामोश हुई है कि सारी तदबीरें उनको उल्टी पड़ गई। अब देखिए क्या हथियार होता है, बूमरैंग, आप फेंकते हैं वो आपके वापस आता है। मरीम नवाज ने और नवाज शरीफ ने जो ऑडियो वीडियो का ये क्लिप का ये बूमरैंग फेंका था ना, ये उल्टा वापस आ गया, और पूरा जुडिशरी समेत तमाम सोशल मीडिया, तमाम पब्लिक, तमाम मीडिया उन्हें कह रहे हैं कि ये गलत है। यानी जब आपको आपका अपना हथियार आपको वापस आए तो फिर आप उसके आए बाएं शाएं करते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा था। तो ये जो खामोशी है ये खुद पैदा कर दी है और करदा है, और ये एक्सपोज हो गए हैं। वो नासिर काज़मी साहब का शेर था यादव के, इतना मानूस हो सन्नाटे से कोई बोले तो बुरा लगता है। मेरा ख्याल है अब आपस में अगर ये कोई बात करता, कोई बयान देता तो कहते यार की केड़े टाइम ज़ाया कर रहे हैं, छड़ कोई नहीं। मेरा जो सिचुएशन बन गई है। अच्छा सर, एक बड़ी कल डेवलपमेंट हुई है सहाफ़त के हवाले से, और वो ये हुई कि कल सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के ऊपर दस्तखत किए हैं। खैर साहब, थोड़ा सा बिल के ऊपर मैं चाह रहा था बात करूं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़े तवील अरसे से ये ज़ेर इल्तवा था ये बिल का मामला पार्लियामेंट के अंदर। सबसे पहले 2012 में पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उस वक्त ये पेश किया गया, कोई पेशरफ्त नहीं हुई इस पर। फिर 2015 में नून लीग के हुकूमत के दौर में पार्लियामेंट में पेश हुआ, कोई पेशरफ्त नून लीग की हुकूमत ने इस पर नहीं की। तो ये शफीक साहब जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई और चौधरी फवाद हुसैन साहब पहली बार वज़ीर इत्तलात बने, तो उनकी तरफ से फिर इस पर जो है कि इनिशिएटिव लिया गया और शीरी मज़ारी को इस हवाले से जो है वो टास्क दिया गया, जिसका गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर शीरी मज़ारी ने इसका इजहार भी किया कि ये फवाद साहब का इनिशिएटिव था। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि देखिए ये इससे जो है हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनको जो है प्रोटेक्शन इस तरह भी मिलेगी कि अदारों के अंदर उनकी जो मुलाजमत है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, और मालकान जो हैं वो पाबंद होंगे। एक तो उनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर भी पाबंद होंगे, और लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से भी जो है पाबंद होंगे, और दूसरा एक इंडिपेंडेंट कमीशन जो है वो कायम होगा, और उस कमीशन के अंदर शफीक साहब जो है वो नुमाइंदे वही होंगे जो सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से जो नाम दिए जाएंगे, और लेकर सिर्फ वजारत इत्तलात का और वजारत ह्यूमन राइट्स का सिर्फ एक एक नुमाइंदा, बाकी सारे नुमाइंदे जो हैं वो सहाफ़ती तंजीमों के होंगे। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि उसके अंदर PFUJ के नामजद करदा जो हैं अरकान वो भी होंगे, और उनको कौन सी PFUJ करेगी? हमारी तो 5, 6, 7 जो हैं इस वक्त PFUJ बन चुकी हैं। तो ये भी फैसला करना होगा कि फिर इस हवाले से कौन सी PFUJ होगी जो इसको जो है वो अरकान को नामजद करेगी। राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं कहूँ उनसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। राना अजीम साहब, राना साहब PFUJ के जनरल सेक्रेटरी हैं। राना साहब किस तरह होगा, जैसे मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब में टास्क होता है, क्या ये हफ्ता आपका और ये हफ्ता मेरा, उस तरह होगा, क्या तरीकेकार होगा? देखिए नाना साहब, एक तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी बेनजीर भट्टो जो है उनकी पीपल्स पार्टी उनके नाम के बाद भी कई जगहों पे तकसीम हुई, मुस्लिम लीग नून तकसीम हुई,
बहुत सी सियासी जमातें तकसीम हुई, लेकिन उन्होंने देखा गया कि असल कौन है, असल के पीछे लोग खड़े हुए। PFUJ वो है जिसके यूनिट्स किसके पास है, PFUJ वो है जिसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट जो है वो मानती है। वो वाज़ेह है पाकिस्तान में वो हमें मानती है। हम इलेक्शन जीत के आए थे, हम इलेक्शन लड़ के आए थे। हम में से जितने लोग हैं, जितने ओहदेदार हैं, वो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। उनमें से कोई प्रॉपर्टी डीलर की डीलिंग का काम नहीं करता। उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने किसी मालकान की नौकरी का जाती नौकरी कर रहा हो किसी दर। मुझे एक बात बता रहे, चले बात छिड़ी हुई है। दूसरी साइड पे जो लोग हैं, दो ग्रुप है ना, 5 या 6 मेरे भाई ने कहा, बिल्कुल वो हो सकते हैं चंद एक, लेकिन बड़े 2 ग्रुप है। दूसरे ग्रुप में मतलब एक नाम मुझे दे दें, कोई एक नाम जो किसी सहाफती इदारे में जिसकी कोई खबर छपती हो, जो किसी टीवी चैनल साहब अफजल भट्ट इतना बड़ा सहाफती नाम है जी। जी देखें, वो बात है इसलिए नाम है उसका। राणा साहब, हमारी दुआ है कि आप इकट्ठे और एक यूनियन हमारी बने और ये जो तकसीम दर तकसीम ये खत्म हो। आप ये बताएं, आपकी दुआ है, मैं आपके प्रोग्राम में हाजिर हूँ कि जिस दिन आप कहेंगे जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो आकर इसको संभाल लें, हम उनके पीछे खड़े होने के लिए। अच्छा, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के हवाले से क्या आप मुतमईन है जो आया है? मैं इसमें मुतमईन नहीं हूँ। मैंने कल भी कहा था कि ये इस हुकूमत का, ये हुकूमत जो है इसने सहाफी दोस्त होने का सबूत है। ये मोहसिन सहाफत है। पाकिस्तान के अंदर वो सहाफी कि जिसका कैमरा इंश्योर्ड था, सहाफी इंश्योर्ड नहीं था, गाड़ी इंश्योर्ड थी, सहाफी इंश्योर्ड नहीं था, कैमरा मैन इंश्योर्ड नहीं था, कैमरा इंश्योर्ड होता था, DSG वैन इंश्योर्ड होती थी। इस बिल के आने से एक एहसास पैदा हो गया है कि हुकूमत ने सहाफियों को वाकई अपना बना लिया है। हुकूमत ने यह साबित किया है कि वो सहाफियों की दोस्त है। देखिए, मैं पूरे पाकिस्तान में राब्ते पे हूँ। हमने आज योम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया। अच्छा, जबरदस्त। हर यूनिट जो है उसमें खुशी मनाई जा रही है, योम तशक्कुर मनाया जाएगा। ये इतना बड़ा काम है जो आज तक कोई नहीं कर सका। अच्छा राणा साहब, ये बताइए, असल में मसला तो अमल दरामद का है ना। ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल आया है, तो आपको लगता है कि जो मालकान है वो इसको उसी खुलूस के साथ इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे जैसे ये बिल मंजूर हुआ है और जैसे आप चाहते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे सलमान, हमें सब बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे पता है कि कल का इस बिल के मंजूर होने के बाद कहां पर सफे मातम टिच गया। अच्छा। हमें पता है कि किस अदारे के अंदर कौन कौन किस तरह चीखो पुकार कर रहा है। बिल्कुल ठीक। हमें पता है कि ये एक बाकायदा एक नहीं 3 मीडिया हाउस के मालिकान ने कहा है कि आप एक ग्रुप को तैयार किया है कि तुम जाके 7 दिसंबर को इस्लामाबाद में धरना दो, तुम्हारे साथ अपने दफ्तर से सारे लोगों को हम भेजेंगे और इन चीजों को मुस्तरद करो। बहुत शुक्रिया राणा साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे इस हवाले से फिर तफसीली बात होगी। राणा साहब, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि यौम तशक्कुर मना रहे हैं, हम कल इनको दोबारा लेंगे अगर आपने इजाज़त दी। अच्छा, ये देखें, ये सवाल उठाया सलमान आबिद साहब ने कि क्या मालकान इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे जो वेज बोर्ड पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और ये तो बहुत आगे की बात है। इस पे तो हमारी बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, क्या मालकान इस पे अपना अमल करेंगे और इसके अमल दरामद के लिए हुकूमत को क्या स्टेप लेने चाहिए? बिल्कुल ठीक है। ये वाला जो आपका सवाल है ये मैं दूसरे के लिए रख लेता हूँ। पहला मैं कुछ और कह देता हूँ, फिर दूसरे पे मुझे दे देना। दूसरा मैं आपसे इजाजत लेने लगा था कि अगर आप कहें तो मैं दूसरा जो है वो मैं कर दूं। देखें शफीक साहब, जो इस बिल की एक इम्पोर्टेंस है ना, वो ये कि सेफ हाउसेज भी हुकूमत ने रखे हैं कि अगर किसी सहाफ़ी को ज़िंदगी के अपना थ्रेट है तो उसको वहाँ पे भी रखा जा सकता है। माजी के अंदर ऐसा हुआ कि हमारे दोस्त ने फोटोग्राफर उमर शरीफ साहब और चिश्ती साहब, ये खालिद क्यूम बैठा है, आप खालिद क्यूम, अब ये दूसरा मेरा ही होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ये तीनों गए वहाँ पे अपने पेशा वराना अमूर की अंजामदेही के लिए। वहाँ पे इनको पकड़ लिया गया, पकड़ के इनको बांध के मारा। कैप्टन सफदर ने खुद मारा अपने हाथों से इन्हें, ठीक है, और इनके ऊपर तशद्दुद किया और सुबह से लेकर शाम तक इनको जो है टॉर्चर का सामना करना पड़ा। सिंध की सूरत हाल ले लें, 62 सहाफ़ी अब तक वहाँ कत्ल हो चुके हैं। वहाँ पे अभी तक वो जो अभी रिसेंटली हुआ जोखियो उसके भाई को और वकील को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, ठीक है, और जो उससे पहले हुआ उसका कहीं कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम सहाफ़ी जो हैं, हम अपनी जान हथेली के ऊपर लेके अपने फ़राइज़ को अदा करते हैं। वो डिक्टेटर का दौर हो, वो किसी का दौर हो, हमने सच बोला, लेकिन हमारी तो कोई भी नहीं सुनने वाला, हमें तो कोई तहफ़्फ़ुज़ देने वाला नहीं है।
इस बिल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर किसी सहाफ़ी को कोई चैलेंज दरपेश हो तो वो इस बिल के तहत जो वो बनाई है उससे आप राब्ता करेंगे, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, आपको हर तरह की सहूलत भी मिलेगी। मालकान वाला सवाल जो है, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी बात लंबी हो गई है, मैं खालिद साहब आपकी तरफ जाता हूँ और मुख्तसर में चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्रेक लेनी है, तो दूसरी वाली बात आप पहले अच्छा, दूसरी वाली बात जो है ना, मैं आपकी इजाज़त से कर रहा हूँ कि एक तरफ तो सहाफ़ियों को हमारे जो अखबारात के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर या किसी भी मीडिया हाउस के अंदर जो हमारे कारकुन सहाफ़ी काम करते हैं उनको मालकान के ज़रिए जो है वो प्रोटेक्शन दी गई है, और दूसरा इससे भी बढ़कर जो है जो बाद ताकतवर सरकारी अदारे हैं जिनमें पुलिस और दूसरे अदारे भी आ जाते हैं जिनसे सहाफ़ियों को अक्सर शिकायत रहती हैं, तशद्दुद का शिकार होते हैं, उनसे भी जो है प्रोटेक्शन दिलाई गई है। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ मैं, ब्रेक लेने के बाद आते हैं जी और सिंध में बल्दियाती कानून जो अदालत में चैलेंज हुआ है उस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अच्छा खालिद साहब, मैंने आपसे बात ख़त्म की थी, आपकी मेहरबानी, आपने बहुत मुख्तसर दूसरा कि छोटे से ये बताएं कि जब आपको उल्टा लटका के मारा था। नहीं, मैं इनसे तफसील पूछे ना क्या हुआ, क्या हुआ था जरा बताएं। देखिए, ये एक वाक़या इस तरह हुआ था कि मैं और जमील चिश्ती और उमर शरीफ तीनों हम पाकिस्तान अखबार में उस वक्त काम करते थे, तो हम तो जो है वहाँ पर गए थे कि एक इंटरव्यू करने के लिए गए थे। मैं पता चला कि मियाँ शरीफ साहब जो हैं अब वो हर जुमे को जहाँ अपने इस फार्म पर आते हैं, तो हमने कहा हो सकता है मौका मिल जाए, हमारी कोई गुफ्तगू हो जाए, थोड़ी हमारी कोई खबर बन जाएगी इस हवाले से। लेकिन वहाँ पर फिर जो है अब वो इस तरह का जो वाक़या बयान कर रहे हैं ये डेवलप हुआ, और उसमें जिस तरह की बातें आप कर रही हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर हुई थी। और तो आपने मुझे बताया जमील चिश्ती जो है वो तो उस वक्त भी हार्ट का पेशेंट था, उद्वियात भी उसकी जेब से जो है ना उस हवाले से निकली। उसने बड़ा कहा कि यार मेरे साथ ये ना करो, और मेरी ज़रा थोड़ी बॉडी वाइज मैं थोड़ा उस वक्त स्ट्रांग था, तो इस हवाले से जो है मुझे जो है वो ज़्यादा आप बताएंगे कि वो आखिरी बात बताएं कि आपकी रिहाई कैसे हुई। देखिए, रिहाई उस वक्त हुई कि जब ये मामला जो है पीछे उनको तो नहीं पता था ये कौन है, कहाँ से आ गए हैं, तो जब उन्होंने वहाँ पर पीछे बात पहुँची और सहाफ़ती तंजीमों तक बात पहुँची, और आपको याद होगा कि इस वाक़े के ख़िलाफ़ लाहौर में बहुत बड़ा एक जो है वो जुलूस जो है वो लाहौर प्रेस क्लब से चेहरे का रास्ता निकाला गया, और फिर उसके बाद इस मामले को जो है वो निपटाने में जो परवेज़ रशीद साहब हैं उनका एक बड़ा रोल था, और नवाज शरीफ साहब ने तहरीरी माजरत की थी। अच्छा, ये बताइए शफीक साहब, आपको याद होगा पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों के खिलाफ एक तहरीक पेश हुई थी, और वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने खुद अपने हाथों से लिखी थी। शहबाज शरीफ साहब जो ना असल में ना हर जो मूवमेंट होती है जिसमें आपको नज़र आए कि ये इसमें जिसमें बेशुमार तरीके आती हैं, हम उसको सिर्फ अपना इग्नोर करते हैं, वो रूटीन में लेते हैं, चलो इग्नोर अगर रूटीन में लेते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक टारगेटेड होती है ना उसके पीछे पूरा मुस्लिम लीग नून का एक सेल बना हुआ है। अच्छा। और वो ये सारा प्रिपेयर करता है जस्ट फॉर टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, और फिर अपना जो गुस्सा वो मीडिया पे शहबाज शरीफ नहीं निकाल सकते, वो उस तरफ से आता है। हालांकि उनसे भी बात की तो हमारे खिलाफ भी मैं अली रजा जवाला न्याजी और एक और पर्चे हो गए थे, हमारे खिलाफ हुए थे, पर्चे हुए थे इसके अपना एंटी टेररिस्ट एक्ट के। अच्छा। और परवेज़ लाई ने पूरा हाउस ने तहरीक पेश की कि ये पर्चे ख़त्म कर दें। अच्छा। लेकिन वो ख़त्म नहीं करते थे, और मैं शहबाज शरीफ का टारगेट था। जब ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट धर्मपुरा हम जाते थे तो मेरी स्पेशल तलाशी लेते थे, और सल्यूट है राजा बशारत साहब को, वो वज़ीर कानून थे, और मैं उनकी गाड़ी में जाता था कि मुझे ज़्यादा तंग ना करें। तो ये सहाफ़त के हवाले से, सहाफ़ियों के हवाले से इनकी तारीख बहुत कोई शानदार नहीं है। जंग के देख लें, बाकी चीज़ें देख लें,
तो ये जो है ये साफी दोस्त नहीं है, और ये बिल्कुल ये ठीक कहा कि सब ने अप्रिशिएट किया, लेकिन लिखने के मुस्लिम लीग नून इसको अप्रिशिएट नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी अप्रिशिएट करेगी जो ये प्रोटेक्शन बिल आया, लेकिन मुस्लिम लीग नून इसको अप्रिशिएट नहीं करेगी। अच्छा सलमान साहब, सिंध असेंबली में बिल जो है इस हवाले से पास कर दिया। अच्छा सलमान, सिंध के अंदर जो बलदियाती वो कानून है उस पर बड़ी लेदे हो रही है, और MQM, जमात इस्लामी, GDA, इवन PTI, ये सब एक तरफ खड़े हो गए और अदालत में भी चले गए। क्या कबाहत क्या है, क्योंकि आप एक्सपर्ट है इस। बुनियादी खराबी ये हुई है कि पहले जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट एक्ट था ना, वो पहले भी मफलूज था, उसमें बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं थे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को। इस बार तो ऐसा शानदार कारनामा बिलावल साहब की हुकूमत ने किया है कि जो थोड़े बहुत इख्तियारात भी थे ना शफीक साहब, वो भी वापस ले लिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल बहुत बढ़ा दिया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप 18वीं तरमीम के सबसे बड़े रुए रवा हैं, आप चाहते हैं कि डेवोल्यूशन हो, आप सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं, और मैं हमेशा ये बात लिखता हूं कि सूबाई खुद मुख्तारी उस वक्त तक मुमकिन नहीं होती जब तक आप डिस्ट्रिक्ट को खुद मुख्तारी ना दें। अब सवाल यह कि तमाम अपोजिशन जमातें एक हो गई हैं। वो मैं नासिर शाह साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी देखिए ये कोई हरफ आखिर तो नहीं है, इसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है। तो सवाल ये है कि जब बिलावल साहब नेशनल असम्बली में ये कहते हैं कि जनाब जो कानून साजी होती है उसमें हमसे मशावरत होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपने अपोजिशन जमातों को क्यों नहीं मशावरत के लिए तलब किया? आपने MQM की क्यों नहीं राय ली? आपने PTI की क्यों नहीं राय ली? आपने जमात इस्लामी की क्यों नहीं ली? GDA की क्यों नहीं ली? आपने एक यकतरफा बिल बना दिया है। वजह सिर्फ ये है कि आप MQM के खौफ से, PTI के खौफ से डेवोल्यूशन करना नहीं चाहते, क्योंकि इख्तियारात अगर नीचे जाएंगे तो जो सिंध के बड़े शहर हैं वहां तो पीपल्स पार्टी मैटर नहीं करती ना, तो वहां जब लोकल गवर्नमेंट बनेगी तो वो ज्यादा इंपावर हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ ये जो मौजूदा लोकल गवर्नमेंट बिल पास हुआ है सिंध का, ये आर्टिकल 140A, आर्टिकल 32, आर्टिकल 7 की नफी करता है और अदालत में चैलेंज हुआ है। आप देखिएगा कि इसके ऊपर अदालत का फैसला भी सिंध हुकूमत की ख्वाहिश के बरक्स होगा। राणा साहब, जब ये होता है ना कि अपना कोई आपका कानून साजी हमारे पार्लियामेंट का, हमारी असम्बलियों का हक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप एक ऐसा कानून बना देंगे जो किसी को हजम ना हो, और सिर्फ आप जो है आपकी अददी अक्सरियत की बिना पे आप नया कानून बना देंगे, तो वो ना आवाम को कबूल होगा, ना अपोजिशन होगा, ना अदिया को होगा। बिल्कुल ऐसे तो कानून अभी अब नासिर शाह साहब कह रहे हैं कि हम इस पर अमेंडमेंट लेंगे, तो अल्लाह के बंदे पहले आप बैठ जाते साथ, ना इतना फर्स्ट क्रिएट होता। तो ये जो वहाँ सिंध के अवाम को नुकसान हो रहा है, अगर आप सारे इख्तियारात अपने पास रख रहे हैं, नस्ला टावर दूसरे लोग मुतासर हो रहे हैं, लड़काना का हाल देख लें, रतो डेरो का हाल देख लें, वो जो उनका जन्मभूमि है वहाँ की सड़कों, वहाँ के सिविक हालात देख लें कि क्या सहूलतें उनको दे रहे हैं। कराची सलमान साहब बिल्कुल ठीक कहा कि अर्बन सिंध का हाल देख रहे हैं। देखें, अगर वो सिंध है ना तो वो पूरा सिंध है, उसमें आप अर्बन रूरल में तकसीम ना करें। अगर अगर आपने रूरल सिंध ने आपको इलेक्ट किया है तो आप अर्बन भी आपका इलाका है, उनको भी वही अपना वही सहूलतें दें। और अपोजिशन ने इसको अब चैलेंज कर दिया है अदालतों में। तो आप क्या समझते हैं कि क्या जैसे नासिर शाह साहब ने कहा है कि उनको अकल आ जाएगी या अदालत ही फैसला करेगी? फिर अपने मामला जो है अदालत में लेके जाते हैं, फिर कहते हैं अदालत ने ये कर दिया, वो कर दिया। शफीक साहब, बात यह है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में जो बाकी जमातें हैं ना, वो अददी तौर पे पीपल्स पार्टी से कहीं ज़्यादा हैं, स्कैटर्ड हैं, कुछ उस तरह का मामलात है। लेकिन पीपल्स पार्टी का अलमिया ये है कि पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाती है, लेकिन सिंध की जो अगर आप गोठ में चले जाएं, गाँवों में चले जाएं, वहाँ पे जो पानी पिया जाता है वो जानवरों को भी दें तो वो बीमार हो जाए। वहाँ पे हारियों के साथ जितने जुल्म होते हैं, जो वडेरे वहाँ पे जो कुछ कर रहे होते हैं, उसका तो अशरे अशीर भी मीडिया तक नहीं पहुँचता। जिस तरह थर के अंदर बच्चे पानी के नाम पे मर जाते हैं, जिस तरह थर के अंदर खुराक के नाम पे लोग मर जाते हैं, जिस तरह कुत्तों के काटने से सिंध के अंदर लोग मर जाते हैं, जिस तरह तालीम के नाम पर जो गोठ स्कूल हैं और उसके अंदर आप अपने लोगों को और नवाजते हैं और लाखों करोड़ों रुपए जो हैं आप बांट देते हैं, तो इन सारे में जब हकीकी नीचे जमीन पे जाएगी ना सियासत, तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। ये वडेरे ये जितने हैं ये एक्सपोज हो जाएंगे। और यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर जाके कोई ये सियासी जमातें कभी नहीं चाह रही होती कि ये नीचे तक जो है इसके सम्राट सियासत के जा सकें। अच्छा, ये प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, तो मैंने कहा कि आपसे
रोज़नामा पाकिस्तान का इदारिया हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियाँ, और इसमें डिस्कस ये किया गया है कि जनाब अली दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, दोनों को अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए और एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए, और मैंडेट को तस्लीम करके एक ऐसा निज़ाम लेके आना चाहिए जिससे इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर उंगलियां ना उठे जो कि माजी में उठती रही। आपने खुद भी कहा है कि कल 2-3 दिन से जो हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन का रवैया जो है उसमें काफ़ी तब्दीली आई है, 3 कमेटियां ईवीएम पे बन चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आगे ही बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन भी इस पोजीशन पे नहीं है कि वो हुकूमत को चैलेंज करके किसी एक सियासी मैदान का मंजरनामा पैदा कर दे। तो अच्छी बात है कि अगर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, जैसे कल हुकूमत ने कहा है कि वो ईवीएम के मामले पर इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर ताउन करने के लिए तैयार है, और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड है अगर हुकूमत उसको देगी तो हम उसको बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। तो बेहतर का रिश्ता तो यही है कि एक दूसरे से मुकाबला करने की बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर मामला को दुरुस्त किया जाए, तो वही सबसे बेहतर हिकमत साहब। देखिए 18वीं तरमीम की बड़ी बात हो रही है, सलमान साहब ने इस तरह तवज्जो दिलाई। अब देखें बिलावल साहब एक अजीम माँ के बेटे और अजीम लीडर के नवासे हैं। अब 18वीं तरमीम की बात करते हैं तो अब हकूक़ की तो बात करते हैं लेकिन फ़राइज़ भूल जाते हैं। इसी 18वीं तरमीम में है कि आप इख्तियारात नीचे तक लाएंगे। आप अगर वफाक से फ़ंड का मसला होता है, हमें फ़ंड नहीं मिलते, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, और जब आपके अपने उसको फ़राइज़ होते हैं उसमें आप खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो खालिद साहब, इदारिये में ये बात डिस्कस की गई है कि हमें इसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और बड़ी एहतियात से करना चाहिए। मेरा ख्याल है हमारे पास टाइम भी है कि हम इन चीज़ों को बड़ी एहतियात से लेके आगे चल सकते हैं, और दोनों हुकूमत भी और इलेक्शन कमीशन भी वो दोनों आपस में मिल के बातचीत कर रहे हैं चीज़ों तो एक तो ये जो अदारिया आपने लिखा है जिसमें हमें इस अदारिये से जिस तरह की तजावीज़ दी गई हैं उससे अजीज़ मज़हर मरहूम जो हैं अब वो याद आ गए। वो अभी इस तरह की मफामत की जो बात है अब वो अक्सर करते थे। और आना साहब देखिए कि इसमें दोनों को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और हुकूमत को, दोनों तरफ से अभी इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो जो कानून साजी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, वो भी अभी मुकम्मल नहीं है। इसमें मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत होगी और वो काम हुकूमत का होगा, और इसके अभी इलेक्शन रूल्स जो हैं अब वो नए सिरे से बनाए जाने हैं। वो काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है हुकूमत के साथ मिलकर जो है वो करना है। तो मैं समझता हूं कि पिछले चंद रोज से हम देख रहे हैं कि पेशरफ्त होती हुई हमें नजर आ रही है, और ये सिलसिला जो है पूरे अज़्म के साथ जो है वो जारी रहना चाहिए ताकि 2023 के इंतखाबात में ईवीएम और आई वोटिंग जो है उस पर जो है अमल दरामद हो सके। पॉइंट ऑफ ऑर्डर देखिए, खालिद यूसुफ साहब ने बात की थी कि लोग मुझसे ट्रेनिंग लेना भी चाहेंगे कि नहीं। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जियो की लॉन्चिंग टीम में था, आज की था, न्यूज़ 1 की था, जिनको मेरे हाथ लगे हुए ना माशाल्लाह वो फिट है। हाँ ये बात मैं आपकी मानता हूँ, उस्ताद मैं बहुत सख्त हूँ और मेरी डिक्शनरी में ना नहीं है। कोई कहते ये काम नहीं हो सकता, काम हर हो सकता है जो हमने आपसे सीखा है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जनाब। और आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। टॉप ट्रेंड था तालिबान, और उसमें एक जो अमूमी राय बन रही है वो ये कि भाई अफगानों को जीने का हक दें पूरी दुनिया, और उनको रिकग्नाइज करें, उनके जो मसाइल हैं उनको दुनिया समझे, और जो दुनिया है वो इस बात का को समझे कि अगर आपने उन्हें टफ टाइम दिया तो दुनिया को भी टफ टाइम मिल सकता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते बस एक खबर जो थी वो मैंने कहा, मैं रज़ाक दाऊद साहब हैं मुशीर बराए तिजारत, उनका ये कहना है कि बरामदात एक माह की तारीखी बुलंद तरीन सतह पे हैं और 33% इजाफा हुआ है। तो फवाद साहब भी यही कहते हैं और हमारा भी यही कहना है कि सिर्फ नेगेटिव खबरें नहीं, पॉजिटिव खबरें भी शेयर करनी चाहिए, खुश भी रहना चाहिए। हर वक्त लूझते रहने से क्या फ़र्क पड़ता है, और खामोश हो जाएंगे आखिर में थक के अपोजिशन की तरह। बेहतर है अच्छाई पे नज़र रखें, अच्छाई पे नज़र रखेंगे तो हमारे ज़िंदगी में भी अच्छाइयाँ पैदा होंगी। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।